नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का यह चौथा वीडियो है और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यह चौथा वीडियो है और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। मित्रों, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोगों के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की पूरी तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और ये जो पूरी तैयारी है इसका जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 799 रुपया है। 799 रुपये में आपको कंप्लीट तैयारी होगी बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का, मतलब बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का और टीजीटी सोशल साइंस में जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है उसको हम कवर कराएंगे, 100% कवर कराएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। लाइन पे रहिएगा। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आप लोग के सामने है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से छोड़े थे बस वहीं से शुरुआत करते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण कालीन स्थलों के बारे में देखेंगे कि मध्य पाषाण कालीन कुछ स्थल जो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं उनके बारे में देखेंगे। मध्य पाषाण कालीन स्थल, देखिए मध्य पाषाण कालीन स्थल का मतलब ये है कि मध्य पाषाण कालीन ये जो स्थल है ये आपका प्रतापगढ़ में, मतलब उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 3 मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है। 3 मध्य पाषाण कालीन स्थल सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा, यह आपका स्थल है, यह आपका प्रतापगढ़ में है। सराय नाहरराय ये जो स्थल है आपका प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ कहाँ? प्रतापगढ़ तो भाई बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, आप लोग को पता होगा। तो सराय नाहरराय, ठीक है, यह आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है और यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और महदहा दूसरा जो स्थल है मध्य पाषाण कालीन महदहा, ये भी आपके प्रतापगढ़ में है। ये दोनों स्थल आपके प्रतापगढ़ में है। तीसरा जो स्थल है आपका दमदमा, यह भी आपका प्रतापगढ़ में है। ये जो है आपका दमदमा, यह तीनों स्थल आपके प्रतापगढ़ में हैं। तो इन्हीं तीनों स्थलों के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए यहां पर सराय नाहरराय जो स्थल है प्रतापगढ़ में, यहां से कुछ साक्ष्य मिले हैं। यहां पर युद्धों का साक्ष्य मिला है, मतलब यहां पर 4 नरकंकाल मिले हैं। कितने नरकंकाल? 4 नरकंकाल। ये 4 नरकंकाल के साक्ष्य जो मिले हैं यह आपका प्रतापगढ़ के सराय नाहरराय पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। ये 4 नरकंकाल। अब देखिए 4 नरकंकाल मिलने, यह जो 4 नरकंकाल मिले हैं यह ऐसी दशा में मिले हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है यहाँ पर युद्ध हुआ था, लोग घायल हुए थे, लोग मरे थे, इसीलिए ये 4 नरकंकाल हैं। तो युद्धों का साक्ष्य, मतलब यहाँ से सराय नाहरराय से युद्धों का साक्ष्य का पता चलता है। युद्धों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और 4 नरकंकाल मिले हैं। नरकंकाल, मादा कंकाल नहीं, नरकंकाल मिले हैं और युद्धों का साक्ष्य यहाँ से मिला है सराय नाहरराय से। एक और साक्ष्य मिला है, यहाँ स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। स्तंभ गर्त, गर्त का मतलब क्या जानते हैं? गर्त का मतलब होता है गड्ढा, मतलब गड्ढे में आपको ठीक है। यहां पर क्या मिला है, एक मिनट, तो यहां स्तंभ गर्त मिला है, मतलब गड्ढे में स्तंभ बना हुआ है। तो ये 3 साक्ष्य मिले हैं, युद्ध का साक्ष्य, 4 नरकंकाल और स्तंभ गर्त, ठीक है। अब जो दूसरा स्थल है ये आपका महदहा है, महदहा, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा जो स्थल है आपका महदहा। अब महदहा भी आपका प्रतापगढ़ में है। महदहा से क्या मिला है? मृग सिंह के छल्ले की माला। मृग मतलब क्या जानते हैं? मृग मतलब हिरण, हिरण या मृग
ठीक है, एक ही प्रजाति होती है। तो मृग श्रृंग, श्रृंग का मतलब क्या होता है? सिंग, मतलब हिरण के सिंग की माला बनाई गई है। तो मृग सिंह के छल्ले की माला, मतलब मृग सिंह मतलब जो मृग होते हैं उनके सिंग की माला यहां से मिली है। मतलब पहले के लोग शौकीन थे, ठीक है, जानवरों की जो हड्डियां होती थी, जो सिंग होते थे, उससे भी आभूषण और लोग बना लेते थे, ठीक है। तो मृग सिंह के छल्ले की माला जो मिली है यह आपका मादहा से मिला है, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या मिला है महदहा से? तो हड्डियों का आभूषण मिला है भाई, हड्डियों का आभूषण मिला है। आज तो कोई हड्डी का आभूषण नहीं पहनेगा, ठीक है, लेकिन आपको बताता है हाथी दांत, हाथी दांत का आभूषण बहुत महंगा होता है, सोने से भी ज्यादा कीमती होता है हाथी दांत का आभूषण, बहुत ही दुर्लभ अब हो गया है, ठीक है। अब तो बैन भी लगा हुआ है कई सारा चीज, ठीक है। तो मृगसिंह के छल्ले की माला यहां से मिली है और हड्डियों का आभूषण मिला है, ठीक है, कहां से? महदहा से। और साथ ही साथ युगल सौधान मिला है। युगल सौधान का मतलब क्या है? शव, शव के अंतिम संस्कार की जो विधि होती है उसे सौधान कहते हैं। युगल सौधान मतलब जोड़े में सौधान मिला है, मतलब नर और मादा, नर और मादा का सौधान मिला है यहाँ पर, युगल सौधान कहां से? मादहा से। अब दमदमा भी आपका मध्य पाषाणकालीन स्तर है। यहां से क्या मिला है? यहाँ पर 3 नरकंकाल मिले हैं, 3 नरकंकाल मिले हैं। जैसे यहाँ 4 नरकंकाल मिले थे और युद्धों का साक्ष्य मिला था, तो यहाँ दमदमा से 3 नरकंकाल मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ से भी युगल सौधान मिला है, लेकिन यहाँ जो युगल सौधान है वो 5 युगल सौधान है, मतलब 5 नर और मादा के जोड़े यहाँ से मिले हैं। मतलब एक ही साथ 5 ऐसी जगह मिली है जहां नर और मादा को दफनाया गया है। युगल सौधान मतलब जोड़े में सौधान मिला है। तो यह तीनों स्थल आपका प्रतापगढ़ में है, सहराय, नहरराय, महदहा और दमदमा। और इन जगहों से क्या क्या मिला है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आते हैं, मृगसिंह के छल्ले की माला कहां से मिली है? मादहा से मिली है। मादहा कहां है? प्रतापगढ़ में है। सराय नहरराय कहां है? प्रतापगढ़ में है। दमदमा कहां है? प्रतापगढ़ में है, ठीक है। और यह जो स्थल है सराय, नहरराय, महदहा, दमदमा, ये किस काल के स्थल हैं? तो मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, ठीक है। युगल सौधान कहां से मिला है? मादहा से, ठीक है। ऐसे ऐसे मिलेगा। युद्धों का साक्ष्य कहां से मिला है? तो आपके सराय, नहरराय से। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब हम देखिए, हम लोगों ने पूरा पाषाण काल के बारे में अच्छे से देख लिया था, मध्य पाषाण काल के बारे में भी आप लोग को बता चुका हूं, और यह भी आपको बता दूं। अब मैं वही बातें फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं जितना पूरा पाषाण काल के बारे में या मध्य पाषाण काल के बारे में बताया हूं, या फिर आगे जो भी बताऊंगा, प्रश्न वहीं से आएंगे। यह जो भी कुछ मैं आपको मटेरियल ला कर दे रहा हूं, यह बहुत ही दुर्लभ मटेरियल है, बहुत ही रामबाण मटेरियल है। और एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, और मैं वीडियो के प्रारंभ में भी अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बताया हूं, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। केवल 799 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पूरा लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। और आप अगर आप असफल रह जाते हैं तो आप कहिएगा, ठीक है। असफल आप बिल्कुल नहीं होंगे, सारा का सारा मटेरियल आप लोग को दिया जा रहा है, 100% बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम नवपाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल की जो समय अवधि है, तो क्या है समय अवधि? 10,000 बीसी, 10,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी से लेकर लगभग 1,000 बीसी, मतलब 1,000 बीसी का जो कालखंड है, ये पूरा जो समय अवधि है, यह क्या है आपका? ये नवपाषाण काल का समय अवधि है। कुछ लोग कहेंगे भैया 1,000 बीसी में तो वैदिक काल चल रहा था, वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी है, तो आप कहां से 1000 बीसी में आप नवपाषाण काल बता रहे हैं? देखिए, भारत में सभ्यता न उन्नति थी, यूरोप के बहुत सारे देश 1000 बीसी में एकदम पुरातन पाषाण काल वाली जीवन शैली में जी रहे थे, ठीक है, बहुत पीछे थे, भारत हमेशा आगे रहा है, ठीक है। तो यह पूरा इस तरह से कालखंड है। अब नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या हैं या नवपाषाण काल का लक्षण क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले भी मैं बताया हूं कि पूरा पाषाण काल का जो सबसे बड़ा खोज है वह क्या है? पूरा पाषाण काल में क्या खोजा गया था? जो सबसे बड़ी खोज है, सबसे बड़ी देन है पूरा पाषाण काल की, तो वह है आग की खोज। आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए बता दें,
यह स्पष्ट जान लीजिए। और परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, मनुष्य आग की खोज कर लिया था, लेकिन उसके उपयोग से परिचित नहीं हुआ था। उसे ये नहीं पता था कि भाई यह जो आग की खोज किए हैं, इससे मांस को भून कर भी खाया जा सकता है, स्वाद मिलेगा। उसे ये नहीं पता था कि इस आग की जो मैं खोज कर चुका हूं, इससे भोजन को पका कर खाया जा सकता है, अनाजों को पका कर खाया जा सकता है, इससे प्रकाश किया जा सकता है, इससे बहुत कुछ कृषि योग्य भूमि तैयार की जा सकती है। तो वह आग के उपयोग से परिचित नहीं था, वह आग को देखकर भयभीत होता था, वह उसके उपयोग से परिचित नहीं था मनुष्य। तो आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में। लेकिन आग के उपयोग का ज्ञान मनुष्य को कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। ठीक है, तो यहां देखेंगे, यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए, तो देखिए नवपाषाण काल की, अच्छा नवपाषाण काल की दिन क्या है? तो कृषि का प्रारंभ। नवपाषाण काल की दिन क्या है? कृषि का प्रारंभ। सबसे पहले कृषि का विकास जो हुआ है वह नवपाषाण काल में हुआ है। नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ है। और कौन कौन सी फसलों को उपजाया गया और खाया गया? तो गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ये एक ऐसी फसल थे जिसकी खेती मनुष्य करने लगा। गेहूं का, जौ का, चावल का, मक्का का, मतलब कृषि का विकास हो गया था, मनुष्य कृषि करना सीख लिया था। अब वह एक जगह स्थायी रूप से भी रहने लगा। अस्थायी जीवन का प्रारंभ भी नवपाषाण काल में हुआ कि मनुष्य अस्थायी रूप से एक जगह रहने लगा। और भैया काहे नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा मनुष्य एक जगह? क्योंकि वह कृषि कर रहा है भाई। कृषि ऐसी बात नहीं है कि कृषि आज आप यहाँ कृषि करिए, कल वहां कृषि करिए। भाई कृषि अगर आप खेती करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए खेती करते हैं, जमीन को जोतेंगे, बोएंगे, समय लगेगा, फिर जमीन सूखेगी, फिर उसके बाद बीज डालेंगे, फिर थोड़ा बीज और बड़ा होगा तो खाद डालेंगे, फिर उसके बाद फिर उसकी रोपाई करेंगे, सुहाई करेंगे, फिर कटाई मढ़ाई जो भी कुछ करेंगे। तो इसमें लगभग 5 से 6 माह का समय व्यतीत होगा ना। तो आपको कृषि करने के लिए मतलब बीज को बोने से लेकर फसल को काटने तक लगभग 5 से 6 माह का समय लगेगा। मतलब यह जो समय लगेगा, ये इसके लिए आपको क्या करना होगा? एक जगह अस्थायी रूप से रहना होगा, घर बनाकर रहना होगा। इसीलिए जब कृषि का विकास हुआ तो मनुष्य अस्थायी रूप से रहने भी लगा। तो अस्थायी जीवन का प्रारंभ भी नवपाषाण काल में होता है। ठीक है, तो कृषि का प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, अस्थायी जीवन से मनुष्य, अस्थायी जीवन का प्रारंभ भी नवपाषाण काल में हुआ। मैं लिखा नहीं हूं, मैं बोल दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कृषि का प्रारंभ हुआ, कृषि की खोज हुई थी। इसके अलावा और भी खोज हुई थी भाई, बहुत बड़ी खोज हुई थी, पहिए की खोज। मतलब नवपाषाण काल में मनुष्य पहिया का खोज कर चुका था। मतलब लकड़ी को गोल करके वह पहिया बना लिया था। अब क्या करता था? अब बहुत सारे फसलों को, बहुत सारे जो भी उसकी खाद्य सामग्री थी या जो भी पशु को मारकर दूर दूर तक वन से जो भी लाता था, अब उसी पहिए की सहायता से अब वो आराम से बहुत सारी चीजों का आवागमन करने लगा, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे वस्तुओं का परिवहन करने लगा मनुष्य। ठीक है, क्योंकि पहिए की खोज हो चुकी थी। तो पहिए की खोज भी आपका नवपाषाण काल में हुआ। अच्छा, ये पहिए होते थे किस, क्या धातु के होते थे? क्या लोहे के होते थे, तांबा के होते थे, या टायर के होते थे? जिस तरह से आज रबड़ का पहिया होता है मोटरसाइकिल में, साइकिल में, तो वैसा तो होता नहीं था। ठीक है, तो ये पहिए होते थे पत्थर के। पत्थर को गोल करना सीख लिया था मनुष्य। सबसे पहले पत्थर को गोल करके उसका पहिया बनाने लगा। लकड़ी का पहिया, देखिए अब पहिया किसका बनाया? सबसे पहले वह लकड़ी का पहिया बनाया। मतलब पहिए की खोज कब हुई थी? नवपाषाण काल में। कुंभकारी की खोज, यह सबसे बड़ी बात है। मृदभांड के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, मृदभांड मतलब, मृद मतलब क्या? मृदा मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मतलब मिट्टी के बर्तन। मनुष्य क्या करने लगा? मनुष्य कोई वस्तु रखने के लिए क्या करेगा भाई? आज हम कोई वस्तु रखना होता है, कुछ भी अनाज पानी कुछ भी रखना होता है, तो हम डिब्बा लेते हैं ना, प्लास्टिक का या किसी मेटल धातु का डिब्बा लेते हैं। ठीक है, तो उस समय मनुष्य के पास अगर कोई खाद्य सामग्री रखनी है या कुछ भी उसका संग्रह करना है, तो वह उसके पास डिब्बे तो होते नहीं थे, तो वह मिट्टी का डिब्बा बनाता था ना, मिट्टी का डिब्बा बनाता था। तो इसी तरह से क्या हुआ? कुंभकारी का प्रयोग हुआ। मतलब सबसे पहले वह कुंभकारी का प्रयोग करने लगा और मिट्टी के मृदभांड बनाने लगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। ठीक है, तो कुंभकारी का प्रयोग भी मनुष्य नवपाषाण काल में करने लगा। और यह तो मैं शुरू में बताया हूं कि आग के उपयोग की जानकारी अब मनुष्य को हो गई थी कब? नवपाषाण काल में। तो ये जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, ये सभी नवपाषाण काल में ही हुए थे। ठीक है,
अब और देखेंगे, देखिए अब यह नोट करके लिखा हूं ताकि आप लोग भूलिए मत। देखिए गेहूं और जौ में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए गेहूं और जौ, अगर कहा जाए सबसे पहले मनुष्य ने क्या खाया था, मतलब किस खाद्य फसल का प्रयोग किया मनुष्य सबसे पहले खाने के लिए, तो खाने के लिए सबसे पहले जो फसल चीजें प्रयोग किया मनुष्य ने, गेहूं। जौ देखिए, जौ गेहूं से भी पुराना है, मनुष्य जौ से ज्यादा परिचित था। पहले तो मनुष्य गेहूं की अपेक्षा जौ से परिचित था, लेकिन जौ का उपयोग वह खाने में नहीं करता था, जौ वैसे ही उगाया, ठीक है। लेकिन मनुष्य जौ का स्वाद नहीं लिया, बहुत देर के बाद वह समझा कि जौ को भी खाया जा सकता है। तो जौ जिसे प्रथम फसल जिसे उगाया गया, मतलब जौ पहली फसल थी जिसे मनुष्य उगाया, लेकिन उसे खाया नहीं, उसे खाने के लिए प्रयोग नहीं किया। उगाया मतलब ऐसी बात नहीं कि उसकी खेती की जौ, अरे भाई जौ अपने आप उगने वाली वनस्पति जो भी थी, ठीक है, जौ अपने आप उग गया होगा, लेकिन वह उसे परिचित जरूर था जौ से, लेकिन वह इससे यह नहीं जानता था कि इसको भी खाना चाहिए। तो सबसे पहले खाने के लिए जिस फसल का प्रयोग किया मनुष्य, वह है जौ। तो प्रथम खाद्य फसल थी क्या, गेहूं। हाँ, प्रथम खाद्य फसल थी गेहूं, खाने योग्य वाली प्रथम फसल क्या थी, गेहूं, ठीक है। लेकिन पहली फसल जिसे उपजाया गया वह है जौ। अच्छा, मनुष्य के जो औजार होते थे नवपाषाण काल में, वह कैसे होते थे, किस पत्थर के होते थे? जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य के औजार होते थे वह स्फटिक के होते थे। स्फटिक यानी क्वार्टजाइट के औजार होते थे, स्फटिक और क्वार्टजाइट के औजार होते थे। लेकिन नवपाषाण काल में जो मनुष्य के औजार हुए वह किस पत्थर के थे, स्लेट पत्थर के, स्लेट पत्थर के औजार थे, स्लेट पत्थर के, ठीक है। इसे भी आप अच्छे से देख लें। अब ये अगला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है, और यहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आज बहुत सारे प्रश्न आपके मुट्ठी में रहेंगे आज के बाद, ठीक है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मतलब किसी कृषि का कभी कभी प्रश्न आते हैं कि कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो कृषि का प्राचीन साक्ष्य कहां से मिला है? ऑप्शन में मेहरगढ़ रहता है, लुहरादेव रहता है, फिर कोल्डिहवा रहता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न, इस तरह के ऑप्शन रहते हैं। तो कृषि का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है, सबसे प्राचीन साक्ष्य कृषि का, देखिए ये सब यहां पर लिखा हूं, ये सूत्र लिखा हूं LMK, मत भूलिएगा। ये कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के सूत्र हैं, फार्मूले हैं। एल का मतलब क्या होता है, लुहरादेव, एम का मतलब मेहरगढ़, और की का मतलब कोल्डिहवा। मतलब सबसे प्राचीन साक्ष्य अगर कृषि का मिला है तो लुहरादेव से मिला है। सबसे प्राचीन साक्ष्य जो मिला है कृषि का, लुहरादेव से मिला है। उसके बाद कहां से मिला है कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य? मेहरगढ़ से मिला है। और उसके बाद कहां से मिला है? कोल्डिहवा से मिला है, ठीक है। तो ये तीनों को देख लेंगे। तो लुहरादेव, मेहरगढ़ और कोल्डिहवा। आइए शुरुआत करते हैं। अब लुहरादेव के बारे में आपको बता दूं तो यह लुहरादेव कहाँ है? यह लुहरादेव से क्या है? प्रथम कृषि के प्रथम साक्ष्य, यह आप जान लें। यहां से क्या मिला है? कुछ हैंग होने लगता है। हाँ मित्रों, देखते हैं, तो कुछ तकनीकी समस्या थी, ठीक है। तो लुहरादेव देव से क्या है, कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य अगर कहीं से मिला है तो वह कहां से मिला है? लुहरादेव से मिला है, लुहरादेव से मिला है। और यह जो साक्ष्य है, यह जो साक्ष्य है ये कब मिला है? लगभग 8000 BC, लगभग 8000 साल पहले यहाँ पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है, 8000 BC, ठीक है।
हाँ मित्रों, देख लेंगे कुछ तकनीकी समस्या थी। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ये 3 जगहों से मिले हैं, जिसका सूत्र भी मैं आपको बताया हूँ। लोहरादेव, मेहरगढ़ और कोल्डिहवा, LMK, मतलब सबसे पहले जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह लोहरादेव से मिला है। लोहरादेव कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य, कृषि का सबसे प्रथम साक्ष्य, और लगभग 8000 BC, मतलब 8000 साल पहले यहाँ पर कृषि की गई थी लोहरादेव से। अगर प्रश्न आएगा लोहरादेव रहेगा, मेहरगढ़ रहेगा, कुलडीहवा रहेगा, तो आपको बता दिया हूँ सूत्र कि सबसे पहले कृषि का जो प्राचीन साक्ष्य मिला था लोहरादेव से मिला था, फिर मेहरगढ़ से मिला, फिर कुलडीहवा से मिला। और लोहरादेव का जो साक्ष्य है वह 8000 BC से पुराना है, मतलब 8000 साल पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है लोहरादेव से। ये लोहरादेव कहाँ है? तो लोहरादेव आपके उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो संत कबीर नगर में यह आपका लोहरादेव है। अच्छा, यहाँ मिला क्या था? यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य मिले थे, ठीक है, यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य मिले थे लोहरादेव से। अब अगला जो है आपका मेहरगढ़ से क्या मिला है? गेहूं और जौ की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं ये कहां से मिले हैं? ये आपका मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ से जो साक्ष्य मिले हैं वो कितने साल पुराने हैं? लगभग 7000 BC, मतलब 7000 साल पहले यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती की गई थी। और यह सिर्फ मेहरगढ़ की बात नहीं, है पूरे विश्व में अगर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी, गेहूं और जौ को उगाया गया था, तो वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? इस समय मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है, मतलब पहले भारत में था, अभी भी भारत में ही कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतिहास तो बदल नहीं जाएगा, ठीक है, जो इतिहास में यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी, मतलब हिमालय का पश्चिमी विस्तार है, हिमालय का पश्चिमी विस्तार है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में आपका यहाँ पर मेहरगढ़ है, और मेहरगढ़ में ही गेहूं और जौ की खेती की गई थी लगभग 7000 साल पहले। फिर कोल्डिहवा आपका कहाँ है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज से कोल्डिहवा से भी चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं, और यह जो साक्ष्य कितने साल पुराने हैं? 6500 BC, मतलब 6500 साल पहले। तो वैसे आप समझ सकते हैं कि सबसे पुराना साक्ष्य लोहरादेव का है। ये कहाँ है लोहरादेव? तो संत कबीर नगर में है। गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। तो यह सब प्रश्न आता है, और यह जगह कहाँ है? कुलडीहवा कहाँ है? प्रयागराज में। तो यह सब चीजें आप लोग को जरूर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, BPSC TGT PGT हिस्ट्री क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।